हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर एम्पलीफायर के बारे में। जितने भी प्रकार के पावर एम्पलीफायर होते हैं, जैसे क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं इस लेक्चर में कवर किया हूं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमारी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। सबसे पहले हम जानें कि ये पावर एम्पलीफायर क्या होता है, आखिर एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एम्पलीफायर का मतलब होता है, अगर आप इसकी हिंदी की बात करें कि एम्पलीफायर की हिंदी क्या होती है, प्रवर्धित। मतलब किसी भी सिग्नल के मान को प्रवर्धित करना, मतलब बढ़ाना, मतलब एम्पलीफाई करना। तो एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब बढ़ाना। जैसे हम किसी भी इनपुट सिग्नल में, जैसे हम ये सिग्नल देते हैं, ये सिग्नल हमने दिया, तो इस सिग्नल को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब इसके मैग्नीट्यूड को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब प्रवर्धित करना, मतलब बढ़ाना। जैसे हम एक व्यवहारिक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा माइक होता है, जो हमारा माइक होता है, माइक में क्या लगा होता है, एम्पलीफायर लगा होता है। जैसे ही हम कोई भी यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं, तो जो आउटपुट में हमें मिलता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब एम्पलीफाई होकर हमको मिलता है। तो जो माइक होता है, माइक के अंदर क्या लगा होता है, एम्पलीफायर लगा होता है, जो इनपुट सिग्नल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे हमें तेज आवाज सुनाई देती है। तो आज आपको समझ में आया कि आखिर एम्पलीफायर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एम्पलीफायर होता है ये किसका समूह होता है। तो आपका आंसर रहेगा, जो एम्पलीफायर होता है ये ट्रांजिस्टर का समूह होता है, क्योंकि जो हमारा एम्पलीफायर बना होता है ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है ये ट्रांजिस्टर का एक समूह होता है। इसका काम होता है किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर एम्पलीफायर क्या है। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने दिखाया है कि पावर एम्पलीफायर कितने टाइप के होते हैं, उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी आपके रटने वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, सारा कुछ मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट किया हूँ। टेबल के फॉर्म में लेने का मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो को देखते देखते ही आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, पहला हम कॉलम की बात करें तो ये पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। जो ये पैरामीटर है, आपका पहला पैरामीटर है कंडक्शन एंगल। मतलब जैसे आपको कंडक्शन एंगल के बारे में पूछ रहा है क्लास ए एम्पलीफायर का, तो कितना होता है, 360 होता है। क्लास बी का पूछे तो 180 होता है। तो इसी प्रकार ये हमारा दूसरा, हमारा यहाँ पर कॉलम में एफिशिएंसी, तो मतलब ये एफिशिएंसी के बारे में ये कॉलम हमें यहाँ पर बता रहा है जितने भी हमारे ये पावर एम्पलीफायर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, पैरामीटर। जितने भी पैरामीटर हैं मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिए हैं, पावर एम्पलीफायर, ये क्या है, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपको यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं ये क्लास ए एम्पलीफायर के लिए हैं, ये क्लास बी एम्पलीफायर के लिए हैं, ये क्लास ए बी एम्पलीफायर के लिए हैं, ये क्लास सी एम्पलीफायर के लिए हैं। जब आप एक दूसरे से कंपैरिजन करा के याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो आइए हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर में हमारा पहला पैरामीटर क्या है,
कंडक्शन एंगल। जैसे आपसे पूछ ले कि क्लास ए एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल कितना होता है, तो आप बताएंगे 360 डिग्री। तो आप कितना बताएंगे? 360 डिग्री। तो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। क्लास बी का कितना होता है? 180 डिग्री। यहां पर क्लास ए बी का कितना होता है? 180 से 360 डिग्री। और क्लास सी एम्पलीफायर की बात करें तो इसका कंडक्शन एंगल होता है 180 से कम, मतलब 180 अंश से कम होता है इसका कंडक्शन एंगल। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये ना समझ में आ रहा होगा कि सर ये कंडक्शन एंगल क्या होता है। तो यहाँ पर समझिए कि कंडक्शन एंगल क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एम्पलीफायर होता है वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? जैसे आपका क्या होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप पढ़े होंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एन टाइप मटेरियल होता है, ये पी टाइप मटेरियल होता है, ये एन टाइप मटेरियल होता है। यहाँ पर आप ये भी पढ़े होंगे कलेक्टर, अमीटर और बेस के बारे में। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कलेक्टर, ये होता है कलेक्टर, ये होता है हमारा बेस, ये होता है इमीटर। तो जो हमारा कलेक्टर होता है इसमें कितने समय के लिए करंट फ्लो हो रही है, ये रिप्रेजेंट करता है कंडक्शन एंगल। से मान लिया जाए कलेक्टर में हमारा करंट पूरे समय के लिए फ्लो हो रहा है, तो हमारा कंडक्शन एंगल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको ग्राफ के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को एक सिग्नल दिया, ये हमारा क्या है? सिग्नल है। यदि इस सिग्नल में हमारा करंट पूरे समय के लिए, मतलब पूरे समय के लिए का मतलब 360 डिग्री, मतलब पूरे समय के लिए फ्लो हो रहा है, तो इसका कंडक्शन एंगल कितना होगा? यहाँ पर 360 होगा। यदि हम क्लास बी की बात करें तो जो इसमें हमारा कलेक्टर करंट होता है एम्पलीफायर में, वो आधे समय के लिए फ्लो होता है। इसीलिए ये आधे समय के लिए फ्लो होगा, तो इसका कंडक्शन एंगल कितना होगा? यहाँ पर देखिए क्लास ए बी की बात करें तो जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है उसमें जो हमारी कलेक्टर करंट होती है वो आधे से अधिक और पूरे से कम समय के लिए फ्लो होती है। इसलिए इसका जो कंडक्शन एंगल होता है 180 से 360 डिग्री। तो ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि क्लास ए का हमारा कंडक्शन एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। क्लास बी का कंडक्शन एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। क्लास ए बी का कंडक्शन एंगल कितना होगा? 180 से 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए क्लास सी का हमारा कंडक्शन एंगल होगा 180 डिग्री से कम, क्योंकि जो ये क्लास सी का एम्पलीफायर होता है, जो इसमें कलेक्टर करंट होती है वो आधे से कम समय के लिए, जैसे मैं आधे से कम की बात कर रहा हूं तो ये तो हमारा हो गया 180 डिग्री, परंतु ये आधे से कम मतलब यहां तक लगभग इसमें करंट फ्लो होती है। आधे से कम समय के लिए करंट फ्लो होती है कलेक्टर करंट, इसीलिए इसका कंडक्शन एंगल क्या होगा? 180 अंश से कम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्शन एंगल, इसके नाम से ही पता चलता है कंडक्शन मतलब चालन, कब तक इस कलेक्टर करंट में करंट फ्लो होती है। यदि पूरे समय के लिए फ्लो होती है तो 360, आधे समय के लिए फ्लो होती है तो 180, आधे से अधिक समय और पूरे से कम समय के लिए फ्लो होती है तो 180 से 360 डिग्री। अगर आधे से कम के लिए करंट कलेक्टर करंट फ्लो होती है तो 180 डिग्री से कम इसका कंडक्शन एंगल होगा। तो ये रही हमारी बात कंडक्शन एंगल की। अब देखते हैं एफिशिएंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी क्या होती है? जैसे हम किसी भी डिवाइस को हम इनपुट दिया, जैसे हमने 100 इनपुट दिया, हमें आउटपुट में 50 प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब उस डिवाइस की एफिशिएंसी क्या है? 50%। जैसे हमने 100 दिया, वहां पर हमें आउटपुट में 90 प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब इस डिवाइस की हमारी एफिशिएंसी 90% है। तो इसी प्रकार जैसे हम क्लास ए एम्पलीफायर में इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट 25% या 50
50% प्राप्त होता है। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको 25% भी यहाँ पर दिख रहा है, 50% दिख रहा है। देखिए आप 25% वाला ऑप्शन कब चुनेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो सीधा आप बता देंगे 25%। अगर आपसे यह पूछ ले अगर हम क्लास ए एम्पलीफायर में कपलिंग का यूज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो आपका आंसर रहेगा 50%। आप लोग पढ़े होंगे, जब ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे या एम्पलीफायर पढ़े होंगे कि कपलिंग क्या होती है, जैसे ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है, आरसी कपलिंग होती है। अर्थात जब हम क्लास ए एम्पलीफायर में आरसी कपलिंग या ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज करते हैं तो उस समय हमारे एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 50% होती है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, मतलब कोई भी हम यहाँ पर कपलिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी हमारी एफिशिएंसी 25% होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें 25% वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कब हमें 50% वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए जो क्लास बी का हमारा एम्पलीफायर है उसकी एफिशिएंसी 78.5% होती है। तो क्लास बी एम्पलीफायर की 78.5% होती है। अगर क्लास ए बी की बात करें तो इसकी भी एफिशिएंसी 78.5% होती है। तो आपको याद रखना है क्लास ए की 25 से 50% होती है। जब विदाउट कपलिंग मतलब कपलिंग का यूज नहीं किया जाता तो 25%, कपलिंग का यूज करते हैं तो 50%। क्लास बी की होती है 78.5 और क्लास ए बी की होती है 78.5। तो आपको यहां से ये याद रखना है क्लास बी और क्लास ए बी जो एम्पलीफायर होते हैं इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, बराबर होती है। अब यहां पर देखिए क्लास सी एम्पलीफायर, तो क्लास सी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी क्या है, 95% है। तो आपको यहां से ये भी याद रखना है कि वो कौन सा हमारा एम्पलीफायर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि वह एम्पलीफायर जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है वह कौन सा एम्पलीफायर है, तो आपका आंसर रहेगा क्लास सी एम्पलीफायर। तो क्लास सी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है और जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे कम, सबसे ज़्यादा क्लास सी, सबसे कम क्लास ए। तो ये रही हमारी बात एफिशिएंसी के बारे में। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, कंडक्शन एंगल, एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको टेबल के माध्यम से मैंने इसीलिए याद करा हूं कि आप एक दूसरे से कंपैरिजन करके आसानी से याद कर सकें। यहां पर देखिए अगला हमारा पॉइंट है पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। देखिए जो हमारा ये ऑपरेटिंग पॉइंट होता है इसे हम क्यू पॉइंट भी कहते हैं। याद रखना आपको दो नाम से देखने को मिल सकता है, ऑपरेटिंग पॉइंट, दूसरा आपका क्यू पॉइंट। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये क्यू पॉइंट होता है यह लोड लाइन पर स्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। इस पर हमारी क्या होती है, लोड लाइन खींची होती है। तो देखिए ये लोड लाइन कैसे प्राप्त होती है, आखिर ये क्या चीज़ है, ये क्यू पॉइंट कैसे हमें प्राप्त होता है, ये सारा कुछ मैं जब आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पूरा डिटेल से बताऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा लोड लाइन है। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लास ए एम्पलीफायर में जो लोड लाइन होता है उस पर जो क्यू पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, मध्य पे होता है, एक्स अक्ष पर होता है, वाई अक्ष पर होता है। इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास ए एम्पलीफायर में जो हमारा क्यू पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर रहेगा लोड लाइन के मध्य बिंदु में। तो आपका आंसर क्या रहेगा, लोड लाइन के मध्य बिंदु में। यहाँ पर देखिए ये लोड लाइन है, इसके बीचों बीच में हमारा क्यू पॉइंट होता है।
तो आपको याद रखना है क्लास ए एम्पलीफायर में लोड लाइन के मध्य बिंदु पर हमारा Q पॉइंट होता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं क्लास बी एम्पलीफायर में। यहाँ पर देखिए जो ये क्लास बी एम्पलीफायर है, इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो Q पॉइंट आपको यहाँ पर दिखता है। देखिए जो ये हमारी लोड लाइन है, यहाँ पर देखिए इसका मध्य बिंदु ये है, मतलब बीचों बीच में इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। परंतु जो हमारा Q पॉइंट है वह x अक्ष पर है। तो आपको ये बताना है कि जो हमारा Q पॉइंट होता है क्लास बी एम्पलीफायर में वह x अक्ष पर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर की बात करें तो जो इसका हमारा Q पॉइंट होता है वह होता है x अक्ष से थोड़ा ऊपर। देखिए ये हमारी x अक्ष होती है, ये हमारी y अक्ष होती है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष से थोड़ा ऊपर है Q पॉइंट। तो मैंने आपको नोट कराया कि जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है वो उसका Q पॉइंट कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर रहेगा x अक्ष से थोड़ा ऊपर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास सी एम्पलीफायर की बात करें तो जो इसका Q पॉइंट होता है x अक्ष से नीचे होता है। तो मैंने आपको नोट कराया है इसका Q पॉइंट x अक्ष से थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पर आपको मैंने नोट करा दिया है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा Q पॉइंट किस प्रकार के एम्पलीफायर में कहां पर होता है। यहां पर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। देखिए जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर है उसका Q पॉइंट मध्य बिंदु पर होता है लोड लाइन के, परंतु जो क्लास बी एम्पलीफायर है वो x अक्ष पर इसका Q पॉइंट होता है। अगर हम क्लास ए बी एम्पलीफायर की बात करें तो इसका जो Q पॉइंट होता है यह x अक्ष से थोड़ा ऊपर होता है, जबकि क्लास सी एम्पलीफायर में जो Q पॉइंट होता है वह x अक्ष से थोड़ा नीचे, क्योंकि ये x अक्ष है इसके नीचे ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कराया है x अक्ष से थोड़ा नीचे होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला हमारा यहाँ पर पैरामीटर है डिस्टॉर्शन। देखिए डिस्टॉर्शन का हिंदी होता है विकृति, मतलब किसी के आकार में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, फेज डिस्टॉर्शन। तो आपको ये सारा कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने को मिलेगा, परंतु आप यहाँ से सिंपल ही भाषा में समझ सकते हैं। जैसे आपका माइक होता है, जैसे आपने माइक पर साफ आवाज़ तो बोला परंतु हमको वो आवाज़ फटी फटी सुनाई देती है, मतलब सही से सुनाई नहीं देती है। तो इसका मतलब जो हमारा माइक है उसमें जो एम्पलीफायर यूज हुआ है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन है, इसीलिए हमको साफ आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इनपुट देते हैं, किसी भी हम एम्पलीफायर को हमने ये इनपुट दिया तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब बढ़ा देना। तो ये तो बढ़ा दिया, परंतु बढ़ाने के साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें ऐसे हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, आकृति में परिवर्तन हो गया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। हम तो इनपुट ये दिया, इसका आकार तो बढ़ा दिया, परंतु उसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया, डिस्टॉर्शन, मतलब इसके आकृति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जैसे हम माइक में कुछ भी वर्ड बोलते हैं वो हमें साफ नहीं सुनाई देता, तो इसका मतलब जो उस माइक में एम्पलीफायर लगा है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन है। तो डिस्टॉर्शन का मतलब ही होता है विकृति। जैसे हमने यहाँ पर इनपुट दिया तो इसके सिग्नल में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ विकृति हुई है, मतलब आकार में परिवर्तन हुआ है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, मतलब नो डिस्टॉर्शन होता है क्लास ए एम्पलीफायर में। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्लास बी की बात करें तो जो इसमें डिस्टॉर्शन होता है वो क्लास ए बी से अधिक डिस्टॉर्शन होता है,
परंतु क्लास सी से कम डिस्टॉर्शन इसमें होता है क्लास बी एम्पलीफायर में। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्यू पॉइंट से हम कैसे पता कर सकते हैं किस एम्पलीफायर में कितना डिस्टॉर्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा ये लोड लाइन होता है, ये लोड लाइन का ये मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु से जितना दूर हमारा क्यू पॉइंट होगा उस एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु में क्लास ए एम्पलीफायर का हमारा क्यू पॉइंट मध्य बिंदु पर होता है, मतलब मध्य बिंदु के पास ही हमारा क्यू पॉइंट है, इसीलिए इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। परंतु यहाँ पर देखिए, क्लास बी एम्पलीफायर की बात करें तो इसका जो हमारा मध्य बिंदु है ये है लोड लाइन का, परंतु जो क्यू पॉइंट है इससे दूरी है, ये दूरी जितनी अधिक होगी उस एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब इसमें डिस्टॉर्शन होगा, परंतु इसमें नहीं होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु पर ही क्यू पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके मध्य बिंदु की दूरी और इसके मध्य बिंदु की दूरी, किसमें अधिक मध्य बिंदु की दूरी है? इसमें अधिक मध्य बिंदु की दूरी है, जो मतलब यहाँ पर मध्य बिंदु है और यहाँ पर क्यू पॉइंट है, इसकी बीच की दूरी अधिक है, इसका मतलब इसमें डिस्टॉर्शन अधिक होगा इसकी अपेक्षा, और इसके अपेक्षा भी इसमें अधिक होगा। इसलिए मैंने आपको लिखाया है ए कामा ए बी से अधिक परंतु सी से कम डिस्टॉर्शन होता है। मतलब जो हमारा क्लास बी एम्पलीफायर होता है उस एम्पलीफायर में क्लास ए और क्लास ए बी एम्पलीफायर की अपेक्षा अधिक डिस्टॉर्शन होता है। यहाँ पर देखिए, अगला हमारा एम्पलीफायर है क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास ए बी एम्पलीफायर की हम बात करें तो जो इसमें क्यू पॉइंट होता है यहाँ पर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें हमारा डिस्टॉर्शन होगा बी एम्पलीफायर और सी एम्पलीफायर से कम होगा, परंतु यहाँ पर ए से अधिक होगा। यहाँ पर ए से अधिक क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दूरी क्या है? अधिक है। यहाँ पर इसकी दूरी तो कुछ भी नहीं है, उसके मध्य बिंदु पर ही है, तो इसीलिए यहाँ पर ए से अधिक डिस्टॉर्शन होगा परंतु बी सी से कम होगा। यहाँ पर देखिए, अगला हमारा एम्पलीफायर है क्लास सी एम्पलीफायर। तो यहाँ पर देखिए, जो क्लास सी एम्पलीफायर है उसका जो क्यू पॉइंट है बहुत दूरी है मध्य बिंदु से, बहुत दूरी होने के कारण इसमें डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया कि जिसका मध्य बिंदु से क्यू पॉइंट की दूरी जितनी अधिक होगी उसमें डिस्टॉर्शन सबसे अधिक होगा, जिसमें दूरी कम होगी उसमें डिस्टॉर्शन कम होगा। तो यहाँ पर देखिए, दूरी सबसे ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा एम्पलीफायर है जिसमें डिस्टॉर्शन सबसे अधिक होता है, तो आपका आंसर रहेगा क्लास सी एम्पलीफायर। सबसे कम डिस्टॉर्शन किसमें होता है? क्लास ए एम्पलीफायर में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। हम यहाँ से पता कर लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है। जितनी अधिक दूरी होगी उसमें उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। यहाँ पर दूरी है ही नहीं, मध्य बिंदु पर ही क्यू पॉइंट है, इसीलिए इस पर डिस्टॉर्शन कुछ भी नहीं होता क्लास ए एम्पलीफायर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास ए एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन होता है या नहीं होता, तो आपका आंसर रहेगा नो, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे ये एम्पलीफायर हैं इनके एप्लीकेशन पर, कि मतलब इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ पर देखिए, क्लास ए एम्पलीफायर का यूज आउटडोर म्यूजिक सिस्टम में किया जाता है। कहाँ? आउटडोर म्यूजिक सिस्टम में किया जाता है। अगला हमारा एम्पलीफायर है क्लास बी एम्पलीफायर, जिसे हम ऑडियो एम्पलीफायर में यूज करते हैं। तो ऑडियो एम्पलीफायर में हम क्लास बी एम्पलीफायर का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लास ए बी एम्पलीफायर का यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में करते हैं। किसमें? रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में।
अगला हमारा क्लास सी एम्पलीफायर है, इसका यूज हम ऑडियो एम्पलीफायर में करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने इस टेबल में कवर कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपके ये टॉपिक रटने वाले होते हैं, जो कि हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, वो सारे टॉपिक मैं आपको इसी तरह से टेबल के माध्यम से आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।